लास्ट क्लास जो पढ़े थे उसमें लास्ट टॉपिक समझ आया था? कट रहा था बार बार। ये सर हम्म लास्ट क्लास में हम्म 13-14 बार हुआ होगा। हाँ, तो इसीलिए पूछ रहे हैं। इंक्लाइंड पे से अगर हम रोल कर रहे हैं तो कौन सा जल्दी पहुंचेगा, कौन लेट से पहुंचेगा, वो वाला सवाल था। तो उसको एक्सेलरेशन हम लोग देखे थे तो जी साइन थीटा नहीं होगा, क्योंकि प्योर रोलिंग का केस है तो फ्रिक्शन लग रहा होगा, और इसमें म्यू नहीं दिया रहता है मोस्टली केसेस में। तो जैसे हम लोग लास्ट क्लास सॉल्व किए थे वैसे ही करना पड़ेगा। ठीक है। ठीक है, तो कुछ उसी से रिलेटेड वैसे ही कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ऐसा हमको दो पाथ दे रखा है। ठीक है, बोल रहा है कि किसी बॉल को यहाँ से हम वी नॉट स्पीड से फेंक रहे हैं, और ये ओमेगा से रिमूव कर रहा है जो कि वी नॉट बाई आर है। ठीक है, इसका रेडियस आर है, यानी कि मास इसका एम और रेडियस आर। और बोल रहा है कि ये जो सरफेस है यहाँ पे फ्रिक्शन जो है नॉन जीरो है, लेकिन इस सरफेस के लिए जो फ्रिक्शन है वो जीरो है। सेम बॉल है, उसको हम वी नॉट स्पीड से फेंके हैं, और यही ओमेगा जो कि वी नॉट बाई आर है, प्योर रोलिंग कर रहा है एम आर। ठीक है, तो हमसे बोल रहा है कि दोनों केसेस में जो हाइट होगा वो किसमें ज्यादा होगा, किसमें कम होगा। मान लेते हैं किसमें यहाँ पे आके रुक रहा है, तो इसमें हम ये बोल रहे हैं कि H1 हाइट है, इसमें हम बोल रहे हैं कि ये H2 हाइट। सेम तरह का ये जो कर्व है सेम पाथ है, सेम पाथ है। ये हाइट H1 और H2 है, दो कंडीशन दे रखा है। एक जो कंडीशन है उसमें हमारा फ्रिक्शन नॉन जीरो है, एक में फ्रिक्शन जीरो है। तो हमसे पूछ रहा है कि इन दोनों H1 और H2 में क्या रिलेशन होगा। एंड रिलेशन बिटवीन H1 एंड H2 क्या होगा, यानी कौन सा ज्यादा होगा, कौन सा कम होगा। एक सरफेस फ्रिक्शन लेस है, H1 एक सरफेस H1। चलो ऑप्शन दे देते हैं। ठीक है, कौन सा होगा और क्यों होगा। बोलो। क्या होगा। फर्स्ट केस है कि अगर म्यू जो है जीरो है, सेकेंड केस है म्यू जीरो है, सेकेंड में फ्रिक्शन नहीं लग रहा है और फर्स्ट में फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है। देखते हैं। देखो फर्स्ट केस में क्या होगा कि ये बॉल जैसे आगे जाएगा, ऊपर जब जाएगा तो इसका जो वेलोसिटी है और ये ओमेगा है, ठीक है, ये भी, तो v जो होगा वो डिक्रीज कर रहा होगा।
ठीक है, v डिक्रीज कर रहा होगा और ओमेगा होगा, फिलहाल अभी टॉर्क नहीं लग रहा होगा, टॉर्क जो भी लग रहा होगा वो बात का देखते हैं। तो जैसे ऊपर आया होगा तो v घट होगा और ओमेगा जो होगा वो अभी फिलहाल उतना ही रहा होगा, प्योर रोलिंग कर रहा है तो फ्रिक्शन जो है इसको नहीं घटा रहा होगा। लेकिन जैसे ऊपर जाने लगा तो mg फोर्स नीचे की तरफ भी घटने लगेगा। तो इस केस में अगर हम देखेंगे तो ओमेगा का इफेक्ट ज्यादा रहेगा, तो ओमेगा का इफेक्ट ज्यादा रहेगा। तो ओमेगा आर से इस पॉइंट का वेलोसिटी देखेंगे तो इधर ओमेगा आर और ऊपर v कुछ आ रहा होगा। तो यहाँ से दिख रहा है कि ओमेगा आर जो होगा ग्रेटर देन v होगा, यानी कि फ्रिक्शन जो लग रहा होगा इस पॉइंट पे आगे की तरफ इधर की तरफ फ्रिक्शन लग रहा होगा। फ्रिक्शन जो होगा यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है। और इस केस में अगर हम देखते हैं सेकेंड केस में, तो सेकेंड केस में जब ये बॉल यहाँ आया तो v घट रहा होगा और ये ओमेगा है। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा कि v तो घट रहा है लेकिन ओमेगा जो है वो कांस्टेंट ही रह रहा है, जो कि v नॉट बाई आर था। ठीक है, तो इस केस में v नॉट बाई आर ये कांस्टेंट रह रहा है, फ्रिक्शन एक्ट ही नहीं कर रहा है और ओमेगा घटे जा रहा है और ये कहीं h2 हाइट तक जा रहा है। सोचो, तो इस केस में जो है हमारा फ्रिक्शन सपोर्ट कर रहा है और इसमें फ्रिक्शन सपोर्ट नहीं कर रहा है, सिर्फ ओमेगा वेलोसिटी घट रहा है। तो इस केस में h1 था और इस केस में h2 था, तो h1 जो होगा ग्रेटर देन h2 होगा। यानी कि फ्रिक्शन इस केस में क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, आगे की तरफ एक्ट कर रहा है। यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है, वेलोसिटी जो है डिक्रीज कर रहा है, ऊपर जा रहा है तो नीचे mg लग रहा होगा, लेकिन ओमेगा कांस्टेंट रहेगा। इस केस में ओमेगा डिक्रीज हो रहा है और उसको डिक्रीज करने के लिए फ्रिक्शन को फॉरवर्ड यानी कि जिधर बॉल मूव कर रहा है उधर ही एक्ट किया होगा, और इस वजह से इस केस में जो है हाइट आया होगा वो ज्यादा आया होगा एज कम्पेयर टू सेकेंड वाला केस। बात क्लियर है? यानी कि फर्स्ट केस में जो होगा, यानी जब फ्रिक्शन होगा उस समय बॉल ज्यादा हाइट तक जाएगा एज कम्पेयर टू सेकेंड वाला केस जिसमें स्मूथ सरफेस। ये मेथड 1 था एक्सप्लेनेशन का। सेकेंड मेथड एनर्जी मेथड। ठीक है, एनर्जी मेथड, एनर्जी लिखेंगे तो फर्स्ट वाले केस में देख रहे हैं कि बॉल जब यहाँ था तो इधर वी नॉट से जा रहा था, ये ओमेगा नॉट यानी कि वी नॉट बाई आर से रोटेट कर रहा है। इस केस में जब ये टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा तो इसका वेलोसिटी भी जीरो हो जाएगा और ओमेगा भी जीरो हो जाएगा, क्योंकि फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है, ओमेगा भी जीरो करा होगा। सेकेंड केस में अगर देख रहे हैं तो यहाँ तो सेम चीज है, वी नॉट ओमेगा नॉट, लेकिन यहाँ जब पहुंचेगा तो इसका वेलोसिटी जो होगा वो टॉप मोस्ट पॉइंट पे जीरो होगा, लेकिन ये जो होगा ऐसा ओमेगा नॉट से अभी भी रोटेट कर रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे ये ओमेगा नॉट से अभी भी रोटेट कर रहा होगा। तो यहाँ पे इनिशियल एनर्जी, इसका इनिशियल एनर्जी देख रहे हैं और इसका फाइनल एनर्जी देख रहे हैं। इसका भी इनिशियल एनर्जी देखो और इसका भी फाइनल एनर्जी देखो। तो ऐसे ही देख के हम कंपेयर कर सकते हैं कि इस केस में हाइट ज्यादा आएगा, क्योंकि एनर्जी ज्यादा, एनर्जी जो है ओमेगा सारा का सारा एनर्जी, यहाँ का सारा काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में जा रहा है, लेकिन इसका सिर्फ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में जा रहा है। तो हम इससे भी कंपेयर करके कह सकते हैं कि जो H1 होगा वो ग्रेटर होगा। जैसे इसके लिए लिखेंगे तो लिखेंगे ई इनिशियल, ई इनिशियल हम दोनों केस में सेम रह रहा है तो उसको हम नहीं लिख रहे हैं, तो लिख लो हाफ एम वी नॉट स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा नॉट स्क्वायर ई फाइनल यानी कि एम जी H1। इस केस में अगर हम ई फाइनल लिखते हैं, ई इनिशियल तो सेम ही है, ई फाइनल इसमें हम अगर लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, देखो ध्यान से, हाफ आई ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस एम जी H2। अब दोनों को कंपेयर करते हैं, इनिशियली तो दोनों में सेम ही था। ठीक है, इसका भी इनिशियल लिख ही लो, हाफ आई ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस हाफ एम वी नॉट स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हमको दिख रहा है कि इन दोनों का सम की वजह से H1 आया है, यहाँ सिर्फ इसकी वजह से H2 आया है।
तो दोनों को अगर हम कंपेयर कर रहे हैं, कंपेयर करने से हमको मिल रहा है कि H1 जो होगा ज्यादा होगा H2। ठीक है, तो एनर्जी से भी हम बोल सकते हैं और फ्रिक्शन से भी बोल सकते हैं कि जब हम बॉल को ऐसे फेंके हैं तो जिस केस में फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है उस केस में बॉल हायर हाइट तक जाएगा एज कंपेयर टू जिस केस में फ्रिक्शन जीरो है। बात क्लियर है? हेलो? फ्रिक्शन आगे क्यों एक्ट, क्या? फ्रिक्शन आगे की डायरेक्शन में क्यों एक्ट किया? यहाँ पे जब जब ऊपर जाना शुरू करा होगा, पहले तो प्योर रोलिंग है, फ्रिक्शन का कोई रोल नहीं था, ठीक है। जैसे ही ऊपर जाना शुरू किया तो उसका वेलोसिटी डिक्रीज करेगा। यस सर। वेलोसिटी डिक्रीज करेगा यानी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे ओमेगा आर का वैल्यू इस v से ज्यादा होगा। यस सर। होगा तो फ्रिक्शन किधर एक्ट करेगा? v की डायरेक्शन में, यस सर। टुवर्ड्स द सरफेस v की डायरेक्शन में टेंजेंशियल एक्ट करेगा। तो फ्रिक्शन क्या कर रहा है? इस केस में सपोर्ट कर रहा है, आगे ले जाने में मदद कर रहा है। तो इस वजह से हम बोल सकते हैं कि इस केस में फ्रिक्शन क्या करेगा? आगे बढ़ा रहा है। तो फ्रिक्शन से हम लोग ऐसे बोल सकते हैं। दूसरा एनर्जी से हमें कम। क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो ऐसा ही एक क्वेश्चन और है। एक ऐसा सरफेस दे रखा है, यहाँ पे एक बॉल है, सॉलिड स्फीयर है, मास 2 kg है और रेडियस दे रखा है 0.1 मीटर। ये बॉल यहाँ करते हुए, रोल करते हुए, ये हाइट 10 मीटर है। ठीक है, एफ जो है सफिशियंट है फॉर प्योर रोलिंग। तो यहाँ पे जब भी होगा वो कितना होगा ये बताना है। यहाँ से हम रिलीज कर रहे हैं, ठीक है, इस पॉइंट से रिलीज कर रहे हैं, इस पॉइंट पे भी कितना होगा वो हमको बताना है। मीटर पर सेकेंड। कैसे करेंगे? इनिशियल एनर्जी इक्वल टू फाइनल एनर्जी लिख लेंगे। हाँ, इनिशियल एनर्जी mgh, फाइनल एनर्जी तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ एम बी स्क्वायर। क्योंकि सिर्फ वेलोसिटी नहीं होगा, इसके पास ओमेगा भी होगा और ओमेगा इक्वल टू क्या होगा? तो v बाई आर होगा। ठीक है, वेलोसिटी बोला है फ्रिक्शन के बिना लेकिन भूल निकाल नहीं देंगे जाना सर। है। क्या क्या बोल रहे हो? तो हेलो? फ्रिक्शन नहीं दिया तो निकाल लेंगे उसके बिना भी। हाँ, यहाँ पे फ्रिक्शन की वजह से कोई लॉस थोड़े हो रहा है। प्योर रोलिंग का केस है तो फ्रिक्शन कोई वर्क ही नहीं कर रहा है। तो वर्क नहीं कर रहा है तो हम एनर्जी कंजर्व करा सकते हैं, हाँ, इसलिए हमको फ्रिक्शन की कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अगर ये प्योर रोलिंग का केस नहीं होता, स्लाइडिंग होता, तो हम एनर्जी कंजर्व नहीं करा सकते थे। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर सकते हो। v के लिए ओमेगा को v बाई आर पुट कर लो, सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारा इंस्टेंटेनियस
एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसको शॉर्ट फॉर्म में IAOR बोल देते हैं, ठीक है, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। या फिर बोल सकते हैं रोलिंग एज प्योर रोटेशन, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं कि रोलिंग को ही प्योर रोटेशन के टर्म में देखना चाह रहे हैं। अब तक देख रहे थे कि रोलिंग हो रहा है तो रोलिंग में दोनों चीज हो रहा है, यानी कि वो आगे भी बढ़ रहा है और रोटेट भी कर रहा है। तो इस केस में हम ये डिस्कशन करना चाह रहे हैं कि इस केस में रोलिंग को प्योर रोटेशन की तरह हम कैसे देख सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको एग्जाम्पल के तौर पे ही ले रहे हैं, जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि अगर ये हमारा एक कोई भी गोलाकार शेप का ऑब्जेक्ट है, ये इधर इसके पास वेलोसिटी v है और ये ओमेगा से घूम रहा है, तो अगर हम इसके किसी भी पॉइंट पे बात करें तो इस पॉइंट का अगर वेलोसिटी लिखेंगे तो लिखते थे v प्लस ओमेगा r। इस पॉइंट पे तो इधर की तरफ भी, इधर की तरफ ओमेगा r, ठीक है, ऐसे ही लिखते थे। चलो हम ओमेगा को v बाई r लिख लेते हैं, तो यहाँ से ओमेगा r तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, ये v हो जाएगा, तो इसकी तरफ इसका रिजल्टेंट जो आएगा यहाँ पे इधर की तरफ आएगा √2v, ठीक है। यानी किसी भी पॉइंट का अगर हम वेलोसिटी लिखते थे तो ऐसा ही हम यूज करते थे। अब इस पॉइंट का बात करते हैं, जो पॉइंट P है, इस पॉइंट का अगर हम बात करते तो इधर v था और इधर ओमेगा r जो कि इक्वल टू v है, तो ये क्या है, रेस्ट पे। ये पॉइंट हमको क्या दिख रहा है, रेस्ट पे, ठीक है, ये पॉइंट रेस्ट पे दिख रहा है। और अगर हम इस पॉइंट को एक्सिस एज्यूम कर लें, यानी कि अगर इसको एक्सिस मान लें इंस्टेंट के लिए, फॉर दिस इंस्टेंट, इस इंस्टेंट के लिए हम इसको एक्सिस मान लेते हैं, तब क्या होता है, हमारा ऑब्जेक्ट है ये एक्सिस हो गया और यहाँ से ये ओमेगा से जा रहा था, ठीक है, एंड इसके अबाउट ये ओमेगा से घूम रहा है, यानी कि इस एक्सिस के अबाउट ऐसे कर दे रहे हैं, ओमेगा से घूम रहा है, ठीक है। अब हम इस पॉइंट का वेलोसिटी लिखना चाहते हैं, तो उस पॉइंट वेलोसिटी क्या लिखेंगे, तो ध्यान से देखो, ओमेगा इंटू 2r, जो क्या होगा 2v होगा। इस पॉइंट का वेलोसिटी लिखना चाहते हैं, यहाँ से ये डिस्टेंस लेंगे, ठीक, और इस डिस्टेंस पर पर्टिकुलर वेलोसिटी आएगा, ये डिस्टेंस कितना होगा, तो ये डिस्टेंस कितना होगा ये हम फाइंड कर सकते हैं। यहाँ से ये चीज है, ये r, ये r, √2, ठीक है, ये √2, यहाँ से ओमेगा r, यानी कि √2v। यानी कि अगर जो भी केसेस हम दोनों को कंबाइंड पढ़े थे, अगर इस इंस्टेंट पे ये जो रेस्ट पे हमारा पॉइंट आया उसको एक्सिस मान ले रहे हैं, एक्सिस कर ले रहे हैं, तो हम लोग उस कहानी को से समझ सकते हैं। इस तरीके से हम लोग उसको समझ पा रहे हैं कि हम ऐसा कर सकते हैं, यानी कि इस इंस्टेंट के लिए हम इसको एक्सिस एज्यूम कर रहे हैं और बाकी का कहानी हम कर सकते हैं। किसी भी पॉइंट का वेलोसिटी फाइंड करना हो, यहीं का है, तो यहाँ का वेलोसिटी अगर हमको लिखना हो तो इस पॉइंट का अगर सेंटर लिखना है तो लिखेंगे इस तरफ ओमेगा इंटू r हो जाएगा, यानी कि v नहीं होगा। यानी कि इस पार्टिकुलर इंस्टेंट के लिए हम इस पॉइंट को मान सकते हैं, यानी कि इस इंस्टेंट के लिए इस पॉइंट को एक्सिस में लिए तो हमको ये प्योर रोटेशन करता हुआ दिख रहा है अबाउट दैट एक्सिस, इसीलिए इसका नाम रखा गया है इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, यानी कि किसी पार्टिकुलर टाइम पे वो एक्सिस ऑफ रोटेशन जैसा बिहेव कर रहा है, ठीक है। तो रहा कि किसी भी केस में हम लोग इसको एज्यूम करके सारा कर सकते हैं। इस केस में जो कुछ भी हमको फाइंड करना हो हम लोग आराम से इस केस में लिख सकते हैं और बता सकते हैं कि कितना होगा, क्या होगा, ठीक है। यानी कि उसको इंस्टेंट पे हम मान लेंगे तो हमको सिर्फ यहाँ पे रोटेशन ही दिख रहा होगा, सिर्फ रोटेट करता हुआ दिख रहा होगा, ये हमको क्या बोलते हैं,
रिवॉल्व करता हुआ नहीं दिख रहा होगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि उस समय सिर्फ वो रोटेटिंग केस दिख रहा है हमको कि पार्टिकल जो है रोटेट कर। ठीक है, अब हमारा जो मेथड होगा इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन जो होगा कैसे फाइंड करेंगे, यानी कि मेथड टू फाइंड इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। इस केस में पिछला केस जो लिए थे उसमें हमको पता था कि उस पॉइंट पे वेलोसिटी और ओमेगा का के कारण उस पॉइंट का वेलोसिटी 0 आता है, इसलिए हम लोग डायरेक्टली ले लिए। लेकिन किसी आर्बिट्री शेप के लिए हम कैसे एज्यूम करेंगे, कैसे मानेंगे कि कितना आएगा, तो उसके लिए हम लोग 3 मेथड सीखेंगे। मेथड 1, ठीक है, इफ वन पॉइंट वेलोसिटी, किसी एक पॉइंट का वेलोसिटी एंड ओमेगा इज नोन। ठीक है, अगर किसी एक पॉइंट का वेलोसिटी और ओमेगा हमको पता हो तो फाइंड करें। तो जैसे कि अगर हमारे पास कोई भी एक सिमेट्री शेप का ऐसा भी इस पॉइंट का हम मान लेते हैं कि इधर की तरफ वेलोसिटी दे रखा है, ठीक है, और ओमेगा दे रखा है कि ये ऐसा ओमेगा से रोटेट भी कर रहा है और आगे भी जा रहा है। ठीक है, तो हम इस केस में कैसे फाइंड करेंगे इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो मेथड क्या है कि इससे परपेंडिकुलर ऐसा लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, इससे क्या करेंगे, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब ऐसा रोटेट हो रहा है भी, तो जो एक्सिस से डिसाइड करेंगे ऊपर हो सकता है क्या, तो हमको दिख रहा है कि ऊपर नहीं हो सकता है, क्योंकि भी ऐसा है तो ओमेगा उल्टा आना चाहिए था, यानी कि इंस्टेंटेनियस एक्सिस जो होगा इधर कहीं आएगा, यानी कि इधर कहीं आएगा। अब कहाँ आएगा, तो इसके लिए हमने यहाँ से x दूरी मान लिया और मान लिया कि इधर से ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है, तो ओमेगा इंटू एक्स जो होगा वो v के बराबर होगा, यानी कि x इक्वल टू v बाई ओमेगा होना चाहिए। और इस तरीके से हम बता सकते हैं कि यहाँ पे हमारा कुछ हो। ठीक है, यानी कि फर्स्ट मेथड है, अगर हमको वेलोसिटी किसी पॉइंट का और ओमेगा दे रखा हो तो हम वेलोसिटी से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे और रोटेशन के अलोंग हम अपना चेक करके एक्सिस एज्यूम करेंगे कि किधर एक्सिस होना चाहिए, उसके बाद ओमेगा एक्स इक्वल टू वी एज्यूम करेंगे। जैसे एक एग्जांपल करते हैं। हाँ सर वो एक लाइन लिखे थे उसके बाद मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था। कौन सा लाइन? मेथड 1 के आगे एक लाइन लिखे थे ना, उसके बाद मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था सर, उसके बाद बताइए ना। ठीक है, जैसे मेथड टू फाइंड इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, यानी कि पिछले केस में हम लोगों ने देखा कि हमको पता था कि उस पॉइंट का वेलोसिटी 0 होता है, तो हम फाइंड कर लिए, लिख के सॉल्व करके दिखा दिए। लेकिन ऐसा आर्बिट्री कोई भी ऑब्जेक्ट दे सकता है जो रिवॉल्व कर रहा हो, रोटेट कर रहा हो, तो उस केस में कैसे होगा, कितना होगा? ठीक है, तो उस केस में हमारा क्या होगा वो चीज हम कैसे फाइंड करें? तो उसके लिए हम लोग कहेंगे कि जो गिवन है मेथड 1 है कि अगर सिर्फ हमको किसी एक पॉइंट का वेलोसिटी एंड ओमेगा नोन हो तब क्या करेंगे, तो हमको ये सर वेलोसिटी एंड वही v ओमेगा, इक्वल्स टू ओमेगा लगा देंगे। हाँ तो वही चीज कर रहे हैं, कैसे लगाएंगे वही चीज बता रहे हैं। इस भी से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब हमारा एक्सिस किधर होगा, इसी लाइन पे होगा, ऊपर होगा या फिर नीचे होगा। ऊपर अगर हम एज्यूम करेंगे तो ओमेगा भी देख के हमको नहीं लग रहा है कि ऊपर होगा, क्लियर है, तो नीचे कहीं होना चाहिए। तो नीचे, और यहाँ से ओमेगा से रोटेट कर रहा है तो v यहाँ का होना चाहिए स्पीड, तो ओमेगा आर इक्वल टू v, तो वही चीज लगा के x इक्वल टू v बाई ओमेगा लिख लेंगे, क्लियर है। जैसे हम एक ऐसा यस सर। गोलाकार शेप है, मान लेते हैं इधर 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है और इधर मान लेते हैं 10 रेडियन पर सेकंड से इधर घूम रहा है, इसमें इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ होगा? It's your, One. हाँ
सर रेडियस अच्छा रेडियस मान लो कितना 1 ही ले लो और क्या 1 मीटर। सर टॉप मोस्ट पॉइंट पे ठीक है। जैसे अगर हम बात कर रहे हैं तो इधर है 10 मीटर पर सेकेंड। ओमेगा जो है इस डायरेक्शन में है, ओमेगा जो है ऐसा है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, इससे हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, और ये परपेंडिकुलर लाइन जब ड्रॉ करें तो इसी लाइन पे होना चाहिए। अब ओमेगा इस डायरेक्शन में है तो इधर तो होगा नहीं, तो हम यहाँ पे कहीं पॉइंट मान लिए कि पॉइंट से होगा, यहाँ से दूरी x। ठीक है, तो और ये जो है इधर की तरफ, तो हम बोल सकते हैं अब ओमेगा x इक्वल टू 10 होगा, तो x इक्वल टू 1000 है। ठीक है, 1000 है नहीं वहीं पे। अगर रेडियस को 2 लिए रहते तो ठीक है, रेडियस को 2 ले ले तो फर्स्ट केस ये। सेकेंड, इफ r इक्वल टू 2 मीटर हो तब क्या होगा बताओ। तब भी x तो हमारा इतने दूरी पे आएगा। यस सर। बात समझ आ रहा है। ठीक है, बताने का सिर्फ यही मतलब था, x तो यही आना है। फर्स्ट केस में हमारा सरफेस पे ही लाई कर रहा है, रेडियस 2 है तो इनसाइड में कहीं लाई कर सकता है। अगर वही रेडियस हम हाफ ले ले तो ऊपर भी लाई कर सकता है, तो जरूरी नहीं है कि बॉडी पे ही लाई करे। बात समझ आया। यानी कि हम यहाँ से देख रहे हैं तो इनसाइड होगा, r अगर 1/2 होगा तो बाहर की तरफ होगा। तो यहाँ से बोल सकते हैं हम नोट करके, IAOR में बी on the surface inside the जो भी बॉडी है और आउटसाइड। ठीक है, कहीं भी हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ सरफेस पे ही हो, किसी भी जगह पे हो सकता है। ये बात क्लियर है। बोलो। क्या बोलो। बोलना। बोल रहे हैं कि ये बात समझ आया आए ना, तुम सब बोलोगे तब ना आवाज पता चलेगा कि जा भी रहा है या नहीं। मैं सर ये भी समझ में आया कि ऊपर और नीचे टॉप मोस्ट और लोअर मोस्ट में क्या कैसे चुना है। तुम्हारा तो आवाज ही नहीं सुनाई देता है, पता नहीं होता है ना कि जासूस वाले रहते हैं, साइबर क्राइम वाले हैं, वैसे आवाज को डाइवर्ट करके बोलता है कि नहीं। हम इसमें सिर्फ इतना बताएं कि ये जो इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो हमारा कहीं भी लाई कर सकता है, इनसाइड द सरफेस हो या आउटसाइड द सरफेस। ठीक है, जरूरी नहीं है कि हमारा जो इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन हो सरफेस पे ही लाई हो। क्लियर है। मेथड टू क्या है, इफ 2 points velocity is known। ठीक है, अगर 2 पॉइंट का वेलोसिटी नोन होगा तब क्या करेंगे। ठीक है, यानी कि अगर 2 पॉइंट का वेलोसिटी अगर हमको नोन होगा तब हम क्या करेंगे। ठीक है, तो उस चीज को हम कैसे देखेंगे। तो जैसे हम मान लेते हैं कि हमारे पास कोई भी एक आर्बिट्री शेप का है, कहीं भी 2 पॉइंट वेलोसिटी ले लेते हैं, इधर हम v1 ले रहे हैं और इधर कहीं हम v2 ले रहे हैं। ठीक है, ऐसा हम 2 पॉइंट का वेलोसिटी ले रखे हैं। तो अगर इसका इंस्टेंटेनियस एक्सिस फाइंड करना है
तो इस पॉइंट जो है जहां दे रखा है वहां पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो, ठीक है। यहाँ भी एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो, ऐसा अगर दे रखा है तो। और ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है यही हमारा होगा इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। अगर किसी बॉडी का दो वेलोसिटी दे रखा है तो उस दोनों वेलोसिटी से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, जहां पे ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट होंगे वही हमारा इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा। जैसे एग्जांपल मान लेते हैं कि यही बॉल था हमारा, ठीक है, ऐसा रोल करना है। मान लेते रखा है 2v और ये यहाँ पे ऐसा वेलोसिटी था √2v, जो ऊपर एग्जांपल था वही ले रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे आगे कट करेगा। इस वजह से हम ये बोल सकते हैं कि इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा और यहाँ से ऐसा ओमेगा से घूम रहा होगा। ओमेगा फाइंड करने के लिए अगर ये डिस्टेंस अगर हमको पता हो तो अगर ये 2r है तो हम ओमेगा लिख सकते हैं कि 2v/2r, यानी जो भी वेलोसिटी होगा तो v/r ये ओमेगा हो। ठीक है, तो इस केस में हम ऐसे फाइंड कर सकते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन अगर फाइंड करना है, दो पॉइंट के वेलोसिटी दे रखे हो और दोनों आपस में पैरेलल नहीं हो, यानी कि v1 इज नॉट पैरेलल टू v2। अगर दोनों आपस में पैरेलल नहीं है तब हम लोग ऐसे ही, वही है मेथड 3। 2 point velocity is given and are parallel to each other, ठीक है। अगर पैरेलल है तो क्या करेंगे, उसमें कैसे इंटरसेक्ट करेंगे। जैसे ये हमारे पास एक बॉडी है, मान लेते हैं कि इधर भी v1 है और यहीं पे ऐसा हम v2 दे दिए। अगर हम इस पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं तो परपेंडिकुलर लाइन कट कहाँ करेगा, कैसे बताएंगे। इस पे भी परपेंडिकुलर, इस पे भी परपेंडिकुलर। अगर पैरेलल है तो कोई भी एक लाइन ड्रॉ करेंगे वो दोनों से परपेंडिकुलर होगा। तो इस केस में हम कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे इन दोनों का मैग्नीट्यूड देखेंगे। हमारा एक्सिस तो होगा तो इसी किसी लाइन पे होगा, इसी लाइन पे किसी पॉइंट पे होगा, ऊपर हो नीचे हो। बीच में अगर देखते हैं तो बीच में एक्सिस के लिए तो ये इधर रोटेट करना चाह रहा है, ये ऐसा और ये ऐसा, यानी कि एक एक्सिस के अबाउट दो रोटेशन तो हो नहीं सकता है। तो यहाँ पे ये केस पॉसिबल नहीं है, यानी कि यहाँ पे एक्सिस बोल रहे हैं तो ये तो पॉसिबल नहीं। अब या तो ऊपर हो सकता है या फिर नीचे, यानी कि या तो ए पे हो सकता है या फिर सी पे हो सकता है, बी पे पॉसिबल नहीं। अब ए और सी पे रोटेट करने के लिए हम कैसे देखेंगे, तो अगर इफ v1 इज ग्रेटर देन v2 होगा, ठीक है, मान लेते हैं कि v1 ग्रेटर देन v2 है, मैग्नीट्यूड वाइज v1 ग्रेटर है v2 से, तो एक्सिस कहाँ होना चाहिए, ए पे या सी पे। तो ध्यान से देखें कि अगर ए पे है तो यहाँ से अगर हम ओमेगा मानते हैं तो ओमेगा इंटू आर होता ना, यहाँ से जो भी डिस्टेंस होता, तो v1 r कम है v1 ज्यादा है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि यहाँ से कि v जो होता है ओमेगा इंटू आर होता है। ओमेगा तो हम फिक्स मानेंगे, तो r जो है v1 के लिए ज्यादा होगा, यानी कि हम बोल सकते हैं r1 शुड बी ग्रेटर देन r2 होना चाहिए। तो r1 ग्रेटर देन r2 होने के लिए a पे नहीं होके c पे, यानी कि इस केस के लिए हम बोलेंगे कि एक्सिस कहाँ होना चाहिए, तो c पे होना चाहिए, ठीक है। अब उसको फाइंड कैसे करें, तो फाइंड करना क्या है, अगर मान लेते हैं इन दोनों के बीच का दूरी d दे रखा है, ये दूरी हम x मान ले रहे हैं, तो हमको लिखना होगा, तो यहाँ से ओमेगा मानेंगे तो हम लिखेंगे ओमेगा x इक्वल टू v2 एंड ओमेगा x प्लस डी इक्वल टू v1। d दे रखा है x
और ओमेगा, दो अननोन होगा, दोनों हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग को मोस्टली ये तीन चीजें दिया रहता है, तो इस तरीके से हम लोग इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन आराम से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन हम लोग देख रहे हैं कि वो एक्सिस ऑफ रोटेशन है जिस एक्सिस के अबाउट एट इंस्टेंट हम लोग ऑब्जेक्ट को रेस्ट पे एज्यूम कर सकते हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट कैन बी एज्यूम टू बी, अच्छा रेस्ट बोल रहे हैं, ऑब्जेक्ट कैन बी एज्यूम टू बी डूइंग प्योर रोटेशन अबाउट दैट पॉइंट, यानी कि उस पॉइंट के अबाउट उस इंस्टेंट का बात करा जा रहा है, उस इंस्टेंट पे वो प्योर रोलिंग करता हुआ हमको दिख सकता है। क्लियर है? जैसे इसके लिए भी एक एग्जांपल देते हैं, जैसे v1 v2 सर है। आप दोनों इक्वेशन लिखे थे या फिर बस बोले थे? क्या इक्वेशन लिखे थे या हेलो, फिर बस बोले थे? कौन सी इक्वेशन? जो v1 और v2 के बीच में डिस्टेंस दी है और फिर से डिस्टेंस x अज्यूम थे, दोनों इक्वेशन। ये वाला इक्वेशन? अच्छा अभी लिखा हुआ दिखा। हेलो, जब पहले नहीं आ रहा था क्या? मिस फ्रीज हो गया था, एक्सेस सी पे फ्रीज हो गया था। ओ, ठीक है, सिंपल से क्वेश्चन दे रहे हैं जो पहले से हम लोग जानते हैं उसी का। जैसे कि यहाँ का वेलोसिटी हम मान ले रहे हैं इधर है v, प्योर रोलिंग वाला ही है ये आ रहा है, चलो हम चलो इसको 2 भी दे रहे हैं, इसको भी दे, ठीक है, दो पॉइंट का, इसका इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ आएगा? यहाँ से हम एक कैसे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे? अब बताओ ऊपर होगा या फिर नीचे? जो ऊपर होगा। ठीक है, इधर होगा क्योंकि ये वेलोसिटी क्या है, ज्यादा है, जो ज्यादा है उससे दूर होगा। अभी इधर रोटेट हो रहा है, नहीं ओमेगा का डायरेक्शन इधर होना चाहिए। अच्छा रेडियस इसका r है, ये डिस्टेंस कितना होगा, r होगा, यहाँ से हम इसको x मान लेते हैं, तो वही x और हमको r आ रहा है, ठीक है, तो ओमेगा x इक्वल टू v और ओमेगा x प्लस r इक्वल टू 2v, तो ओमेगा x v r, x इक्वल टू r दिख रहा है, ठीक है, नहीं उतना ऊपर होगा, ओमेगा फाइंड करना होगा तो v बाई r होगा, ठीक है, तो हम लोग ऐसे फाइंड कर सकते हैं ना। ठीक है, न्यूमेटिक्स में ये क्वेश्चन ऐसा एक रॉड है या सीढ़ी जो भी ऐसा है, ठीक है, और जैसे बोल रहा है कि इस ये जो एंड है, ए एंड है, ये बी एंड है, सब स्मूथ सरफेस है, ये वाल है सरफेस है, सारा जगह स्मूथ है, म्यू इक्वल टू 0 ही ले रखे, ठीक है। इस एंड को अगर हम इधर 10 मीटर पर सेकेंड से मूव करा दिए, ये इसका सेंटर है, तो ये जो एंड है इसका, ये एंड है, ये एंड इधर कहीं स्पीड v से जाएगा, तो ये v कितना होगा, यानी कि v कितना होगा एंड वेलोसिटी ऑफ सेंटर कितना होगा, ये दोनों चीज हमको बताना है, ठीक है। इसका लेंथ टोटल l मान लो,
ये एंगल 53 डिग्री दे रखा है एट द इंस्टेंट। एल का भी वैल्यू दे देते हैं, सब वैल्यू दिया हुआ है तो एल इजकल टू 10 मीटर ले लो। हो गया? यानी कि इस पॉइंट सी, यानी कि सेंटर है ये जो सी है वो सेंटर पॉइंट है। किसी भी का बोल सकता था, लेकिन ये जी के लिए हम सेंटर ही बोल रहे हैं। मैथ्स थोड़े कराना है, कैसे फाइंड करेंगे? 50/4। हाँ 50/4। 50/4। वेलोसिटी ऑफ सेंटर 25/4 दे रखा है। ये वेलोसिटी फाइंड हो गया क्या? ये भी फाइंड हो गया? बोलो उसको कैसे फाइंड करते हैं? उसके फाइंड करने के दो रुक मेथड जाइए, है। रुक जाइए। थर्टी बाय फोर। स्मॉल वी, सिर्फ वी का बात कर रहे हो या वीसी का? सो V 30/4। 30/4 आंसर उसका। ठीक है, कैलकुलेशन कुछ देखते हैं कितना था। बीसी कितना आया? रोज होगा तो ये मेरे पास ये चीज दे रखा है। ठीक है, तो जो पहले पढ़े हैं और भी ये चीज एक्स, सर V वाई। 10 cot 53 नहीं होगा? सर छोड़ दिए क्लास में। टांग आ गए। हेलो यस सर। हेलो। हाँ, जैसे स्पेंड करना है तो लिख सकते हैं ना 53 इक्वल टू आवाज क्लियर नहीं है सर, और वन नोट नहीं खुला हुआ है। नहीं आ रहा है। स्क्रीन शेयर नहीं आ रहा, ब्लैक आ रहा है एकदम। पता नहीं इस टाइम डेली कल भी दूसरा टाइम पे
हेलो, सर आपका ऑडियो डिस्कनेक्टेड दिखा रहा है। डिस्कनेक्टेड मतलब? मतलब माइक वाला साइन नहीं दिखा रहा है। आ रहा है। अच्छा आ अब रहा आ है रहा है। ठीक है। जैसे देखो कि ये सर न्यू इधर, 10 cos 33 नहीं होगा? हाँ वही होगा। देखो जैसे कि सर इधर की तरफ फिर 10 ब्लैक मीटर पर स्क्रीन आ रहा है। सबके पास ब्लैक ही आ रहा है। आ रहा है अब। नहीं सर आ गया। ठीक है, आ गया। तो देखो अब जैसे कि अगर हम इसका वेलोसिटी इधर va लिखे हैं तो इधर की तरफ लिखेंगे va cos 37 डिग्री हो जाएगा, और ये 53 है तो ये भी 53 डिग्री, और इधर लिखेंगे 10 cos 53 डिग्री। तो कांस्टेंट से हम बोल सकते हैं कि va cos 37 जो होगा वो 10 cos 53 डिग्री होगा। ठीक है, तो va इज इंटू cos 37 4/5, ये हो जाएगा इक्वल टू 10 3/5, तो 5 गया, तो va आ जाएगा 30/4। वही तो बोल रहे थे। हाँ तो हम बोले नहीं कि आंसर नहीं दे रखा है, पता नहीं हमको। ठीक है, va जो है 30/4, vc बोल रहे थे कि 25/4 है, तो va जो आ रहा है 30/4 आ रहा है। अब vc कैसे फाइंड करोगे? vc आ गया, वेक्टर से। इस पॉइंट का फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे? देखो, अगर इसको हम ऐसा मान लें, इन दोनों पॉइंट से ऐसा हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, तो क्या ये हमारा इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन हो जाएगा? बोलो। यस सर। और ये हम ऐसा हो जाता है, ओमेगा के पता चले 10 लेंथ है, ये 53 डिग्री है, तो हम ओमेगा ये 10 के लिए लिखना चाहते हैं, लिख सकते हैं 10 इंटू ये डिस्टेंस आर बोल रहे हैं, तो 10 हो जाएगा ओमेगा इंटू आर, तो ओमेगा में से बोल सकते हैं आर आर क्या आएगा, तो हम बोल 10 साइन 53 डिग्री आएगा, ये आ जा रहा है 5/4। ठीक है, ओमेगा आ गया। तो इस पॉइंट सी का अब हम वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं, इसका लेंथ जो है वो 10 मीटर सी है। सी का स्पीड हम पता कर सकते हैं, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो इधर कहीं भी आएगा, और वो जो v होगा वो हमारा कितना होगा, ओमेगा इंटू ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकल जाएगा क्या, 10/√2। 10/√2 आ रहा है। नहीं सर। कल तो ये आ जाएगा हमारा 37 डिग्री, तो हम बोल सकते हैं ओमेगा इंटू आर साइन 37 डिग्री, यही होगा, यानी कि 5/4 इंटू आर। आर कितना आया है, आर 1053 था, साइन 53 डिग्री, ये चीज आ रहा है 5/4 इंटू 10 इंटू साइन 53, 4/5 इंटू 3/5, 15/5 आ रहा है, 4 कैंसिल 6 आ रहा है।
ओमेगा 5/4 आ गया। सी वेलोसिटी ऐसा डिस्टेंस 6 इधर ना डिस्टेंस है क्या है पॉइंट सी का डिस्टेंस फाइंड करना है और डिस्टेंस फाइंड करने के बाद सब आवाज करता है। बोलते हैं कि पॉइंट उस सब से डिस्टेंस कैलकुलेशन चेक कर लेना। आवाज बिल्कुल नहीं आ रहा है। नहीं सर, मेरे को तो और पहले से नहीं आ रहा था। सर तो स्क्रीन में नहीं दिख रहा सर। सर पार्टिसिपेंट्स में सबका खाली एक नाम दिखा रहा है। प्रियांश, पीयूष का, खराब ही हो गया। अभय का, कुमार। हेलो सर लास्ट नेम ही आ रहा सबका। गलती हो गया था। आदित्य, पीयूष, शर्मा। ठीक है, इतना बात समझ आया। ये डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेना। ये जो भी डिस्टेंस आएगा उस हिसाब से कैलकुलेशन तुम लोग कर लेना। उतना ही आ रहा है कि कुछ और आ रहा है? आवाज नहीं आ रहा तुम्हारा। आवाज नहीं आ रहा है, यहाँ पे चेक कर लेना। ठीक है, हम भी बाद में देख लेंगे, क्योंकि डिस्टेंस अगर इतना आ रहा होगा तो ठीक है, नहीं तो देख लेंगे। क्या आवाज नहीं आ रहा है तुम्हारा, बिल्कुल भी कट रहा है। हेलो चैट में बता दीजिए। सेट में तुम लोग को आया क्या आवाज? रिपीट कर दो। बहुत गंदा हुआ है, कट कट के एकदम। हाँ चलो देखते हैं, उसको बाद में देख लेंगे। जो भी बोला बोल रहे हो। 5/4 नहीं होगा आंसर। कितना? 5/4 तो ओमेगा आया ना।
25 इसे by किसके 4. about? तो 5/4 तो इसके अबाउट ओमेगा है, हमको इसका वेलोसिटी फाइंड करना है। तो वेलोसिटी क्या आता है, आर ओमेगा। तो हमको ये डिस्टेंस सर डी चाहिए होगा, बोले यानी थे क्या बोले, कि उस पॉइंट का सर आप बोले थे ना 25/4 होगा वेलोसिटी। हाँ तो वही मेरे में तो वही 25/4 जहाँ दिए हुए हैं वही लिखा हुआ है, ओमेगा 4/5 5/4 ही है। और सर तो उसका VC एक डायरेक्शन में सर मतलब उसका एक डायरेक्शन में 5 रहेगा और एक डायरेक्शन में 15/4 रहेगा, तो उसका स्क्वायर करके सम कर देंगे 25/4 आ जा रहा है। ये डिस्टेंस 5 दे रखा है, D इक्वल टू, ठीक है ऐसा है, हमारे एक्सिस से ये डिस्टेंस 5 दे रखा है और इस पॉइंट का जो भी 90 डिग्री पे वेलोसिटी होगा, तो वही हम बोल रहे हैं कि इस डिस्टेंस को एक बार सॉल्व कर लेना है। कैलकुलेशन हम गलती किए होंगे कुछ, आर आ तो जाएगा, 5 दे रखा है या फिर निकालेंगे हम लोग? निकालेंगे। सर तो वो आर जो है वो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर कैसे हुआ? कौन सा? सर जो आर अज्यूम किए थे उस पॉइंट से एक्सिस तक, एक्स एक्सिस तक। ये वाला, यस सर, वो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर क्यों होगा? वो तो हम मानने ही है ना, जैसे कि ये हमारा वेलोसिटी हो गया, एक वेलोसिटी इधर हुआ यस और सर। एक वेलोसिटी इधर हुआ। अब हमको इंस्टेंटेनियस एक्सिस दो वेलोसिटी दिया रहता है, तो क्या करते हैं, इस पॉइंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, इस पॉइंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, जहां पे इंटरसेक्ट करा वही क्या होगा, बात समझ आया? यस सर। तो परपेंडिकुलर तो हम ड्रॉ ही कर रहे हैं, ठीक है। लेंथ 10 है, ये 53 डिग्री है, ये 10 है, तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 6, यानी कि लेंथ होगा 8, ठीक है। और यहाँ से सेंटर है हमारा, तो सेंटर से जो इस पॉइंट का हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे, सेंटर है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये 5 और अच्छा हाँ नहीं मिड ठीक है, पॉइंट नहीं होगा सर वो। मिड पॉइंट नहीं होगा, तब उसमें गलती दे रखा है। ये 8 है, ये 5 है, तो ये हमको फाइंड करना पड़ेगा, तो ये हमको कितना मिल जाएगा, √64 माइनस 25। सर 5 वहाँ पे कैसे है, वो मिड पॉइंट नहीं होगा। ये मिड पॉइंट नहीं होगा, नो सर। अच्छा आइसोस्केलस में मिड पॉइंट होता है ना। यस सर। सर 48/10 होगा वो लेंथ। ये वाला लेंथ नो तो सर, 5 ही होगा, परपेंडिकुलर का लेंथ। तो ये यस तो 5 होगा ना, सेंटर है तो ये 5 होगा। और सर, इसका सेंटर अगर नहीं हम होगा। लिखें, अरे सी पॉइंट ये सेंटर, तो ये रॉड हो गया, ये सी हो गया, परपेंडिकुलर नहीं 10 होगा उस लेंथ है, पॉइंट पर। तो ये 5 तो होगा ना, तुम लोग किसको बोल रहे हो? परपेंडिकुलर तो फिर से वो परपेंडिकुलर कैसे होगा फिर वो? उस पॉइंट पे परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर नहीं होगा। नहीं, परपेंडिकुलर नहीं होगा। हम्म, परपेंडिकुलर नहीं होगा, पता नहीं तुम लोग कंफ्यूज। सर वो डिस्टेंस तो 5 बनता आएगा लेकिन भी वो है, परपेंडिकुलर नहीं होगा। ये रेक्टेंगल बन रहा है, रेक्टेंगल का डायगोनल परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट नहीं करता है, नो सर। ठीक है। ये हमारा डायगोनल हुआ, ये लेंथ 6 है, ये 8 है, हमको ये सेंट्रल पॉइंट सी है, यहाँ से इस पॉइंट को हमको बताना होगा, ठीक है, परपेंडिकुलर नहीं है। ये सर तब तो 5 होगा। ये चीज हो रहा है ना, तो ये तो 5 हो जाएगा, हाँ, ठीक है यस सर। 5 होगा, वही 5 ही दे रखा है, ठीक है। हम परपेंडिकुलर मान के गलती कर रहे हैं, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर नहीं है, तो
यहाँ से कैलकुलेशन, वही बोल रहे हैं कि कैलकुलेशन थोड़ा सा गलती हम कर रहे हैं यार। ठीक है, बात समझ आ रहा है कि अभी कितना डिस्टेंस दिख रहा है? 5 यानी कि 25/4 हो जाएगा। ठीक है, किधर की तरफ होगा तो यहाँ से परपेंडिकुलर ऐसा कुछ डायरेक्शन आएगा। बात समझ आया? हाँ, तुम क्या क्या सोच रहे थे, बोलो, ये बात क्लियर है? यस हेलो। सर, मैं तो वैसे किया था सर, 10 का हाफ कर दिए थे और 30/4 का हाफ कर दिए थे, तो फिर दोनों डायरेक्शन में आके उस पॉइंट का वेलोसिटी फिर दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दिए। ठीक है, जैसे भी करो। ठीक है, हमको यहाँ से ये एक्सिस हो गया था, यहाँ से ओमेगा हमको मिल गया था, ये आर मिल गया, तो इस पॉइंट का वेलोसिटी हम पता कर सकते हैं। खैर ऐसे ही एक छोटा सा है, बस दिखाने के लिए, कि जैसे कि अगर हम मान लेते हैं वी से जा रहा है और इधर ये ओमेगा है जो कि v/r है, तो इसका चलो ओमेगा कुछ भी लेते हैं, ओमेगा की टर्म नहीं v/r लेते हैं ताकि समझने में आसानी है। तो इसका काइनेटिक एनर्जी अगर हमको लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? 1/2 रेडियस r मास है mv² प्लस 1/2 i ओमेगा स्क्वायर, ये लिखेंगे। बोलो। यस सर। सॉलिड स्फीयर या डिस्क मान लेते हैं, कुछ भी मान के अगर हम लिखना चाहें, किसी चीज के लिए भी लिखना चाहेंगे तो हमारा बात सेम ही आना है। ठीक है, यानी किसी चीज के लिए अगर हम ये यहाँ पे लिखना चाहेंगे काइनेटिक एनर्जी, तो हाफ आई, और ये आई क्या है? तो सेंटर ऑफ मास का ओमेगा स्क्वायर, यही हमारा काइनेटिक एनर्जी होगा। अब ये इस केस में हम लोग देखते हैं कि इसका इंस्टेंटेनियस एक्सिस ये पॉइंट होता है। ठीक है, और इस पॉइंट के अबाउट ये ऐसा ओमेगा से रोटेट होता हुआ दिखता है। तो इस एक्स के लिए अगर हम काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? यहाँ से हमको सिर्फ ये रोटेट होता दिख रहा है, तो हम आई ये एक्सिस इंटू ओमेगा स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, और हम दिखाने के लिए यहाँ पे भी को हम ओमेगा आर लिख रहे हैं, तो इसको लिख सकते हैं हाफ एम ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस हाफ ICM ओमेगा स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं, हाफ कॉमन ले लिए, ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लिए, तो आई सेंटर ऑफ मास प्लस MR स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, इसको हम शो करने के लिए बस इस तरीके से लिख ले रहे हैं। तो यहाँ पे हमको क्या दिखा कि हम अगर इस एक्सिस के अबाउट मान रहे हैं कि ये प्योर रोटेशन कर रहा है, तो हम इसमें ट्रांसलेशन नहीं करेंगे, तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर लिखेंगे। तो हाफ आई, इस एक्सिस के अबाउट अगर हमको आई लिखना है तो क्या लिखेंगे? आई सेंटर ऑफ मास प्लस यहाँ से ये डिस्टेंस आर है, तो हम MR स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर लिखेंगे। तो जो पहले हम दोनों को, यानी कि हम रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन मान के काइनेटिक एनर्जी निकाले थे, और काइनेटिक एनर्जी हम सिर्फ रोटेशन मान के निकाल रहे हैं, तो सेम आ रहा है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी 1 इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी 2 आ रहा है। दोनों को देख लो कि दोनों सेम ही आ रहा है। तो हम जो भी सवाल पहले करे थे दोनों को मानते हुए, उसको हम इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन को मानते हुए भी कर सकते हैं। किस एक्सिस के अबाउट? वो पार्टिकल एट द मोमेंट, एट द गिवन मोमेंट रेस्ट पे होगा, और रेस्ट पे होगा तो उस एक्सिस के अबाउट रोटेट करता हुआ दिखेगा। ट्रांसलेशन वहां पे हमको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, और इस तरीके से हम लोग इस चीज को देख सकते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर है? तो इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन का कंसेप्ट जो है, छोटा सा कंसेप्ट है, इस चीज को हम यूज कर सकते हैं। यूज करने में अगर प्रैक्टिस में लाओगे तो यूज कर सकते हो, फाइंड करके यूज करने में कोई दिक्कत नहीं।
लेकिन मोस्टली सब जो लोगों ने पहले करा है तो हम लोग दोनों को मानते हुए करा है, यानी कि रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन दोनों को ही कंसिडर करे हैं और फिर सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे हम सिर्फ रोटेशन मान के ही सॉल्व करेंगे, और जहां भी जरूरत पड़ेगा तो आई जब लेना होगा तो उस एक्सिस के अबाउट लेंगे, जो कि हम लोग पहले किए थे, यानी कि पहले सिर्फ प्योर रोटेशन पढ़े थे, तो वही केस यहाँ पे होगी। यानी कि कभी कभी सवाल ऐसा आता है कि उसको दोनों चीज देख पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो उस जगह पे ये हमारा काम कर जाता है। बाकी पहले जो हम लोग कोई भी केसेस देखे हैं रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन का अलग अलग करके हम लोगों ने पढ़ा है, उससे भी करेंगे तो सारे के सारे होंगे। ठीक है, और मोस्टली क्वेश्चन में वही अप्रोच अप्लाई करेंगे, क्योंकि इंस्टेंटेनियस एक्सेस फाइंड करने में जो होता है कभी कभी सवाल में दिक्कत आ जाता है। ठीक है, तो ये सब चीज रहा हमारा। इसके बाद हम लोग का सिर्फ एक टॉपिक बच गया है। ठीक है, यानी कि हमारे रोटेशन में सिर्फ अब एक ही टॉपिक बचा है, जो कि है टॉपलिंग। ठीक है, तो टॉपलिंग में हम लोग को देखना है वही कि अगर हम कोई भी एक, जैसे कि अगर देख रहे हैं कि एक हमारे पास ब्लॉक ऐसा रखा हुआ है, अगर हम यहाँ पे इस पे एक फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, इसका लेंथ ये बी दे रखा है, ठीक है, अगर हम यहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं, इधर ये ए है, तो फ्रिक्शन है, आगे नहीं चल रहा है। यानी कि अगर तुम ध्यान से देखो इस चीज को, तो अगर हम यहाँ फोर्स लगा रहे हैं, बड़ा बड़ा सा ऑब्जेक्ट है, तो हमको दिखता है कि ये ऐसा रोटेट करना चाहता है। ठीक है, अगर हम ज्यादा और बड़ा ऑब्जेक्ट ले लेते हैं तो ये इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करने लगता है। यानी कि अगर अभी ये रोटेट या टॉपल नहीं कर रहा है तो क्यों नहीं कर रहा है, मान लेते हैं इसमें हम इधर की तरफ वेलोसिटी को हम 0 माने, मोशन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम जानते हैं किसके अबाउट इसका लग रहा होगा, mg। ये फोर्स लग रहा है, अगर ये हमारा सेंटर है, तो अगर हम टॉर्क ऑफ फोर्स देखें तो टॉर्क अबाउट सेंटर देखेंगे तो ये हमको एक तो दिख रहा है कि F इंटू बी बाई टू, इसकी वजह से, जो कि हमको क्लॉकवाइज रोटेशन दे रहा होगा, यानी कि ये इनटू द प्लेन दे रहा होगा। अब इस फोर्स के कारण ये रोटेट क्यों नहीं हो रहा है, ठीक है, ये फोर्स इस पे एक्ट कर रहा है और ये रोटेट क्यों नहीं हो रहा है, तो इसके लिए कहा जाता है कि जो नॉर्मल था, यानी कि इधर से ये कंटेक्ट यहाँ पे छूटा होगा और नॉर्मल इस केस में आगे की तरफ शिफ्ट कर गया होगा, यानी कि नॉर्मल जो लग रहा होगा इधर की तरफ, यहाँ से किसी एक्स दूरी पे लग रहा होगा। ठीक है, यानी कि टॉपल नहीं हो रहा है तो रोकने के लिए नॉर्मल आगे की तरफ खसकता जाता है। खुद भी एक्सपीरियंस करे होगे कि अगर हम एक कोई ऑब्जेक्ट को यहाँ ऊपर से धक्का देते हैं तो यहाँ पे उसका वजन थोड़ा कम रहता है और इधर के पोर्शन में वजन ज्यादा होता है। सीढ़ी पे दो लोग कोई भी बोरा उठा के चढ़ते देखे होगे तो ऊपर वाले को थोड़ा कम वेट लगता है, नीचे वाले को ज्यादा लगता है। रीजन यही है कि जो है नॉर्मल जो है इधर की तरफ शिफ्ट कर गया है, और इस टॉर्क को बैलेंस करता है कौन है, तो नॉर्मल का टॉर्क, जो कि हम लिख रहे हैं एन इंटू एक्स, उसका डायरेक्शन देखो कि बाहर की तरफ आ रहा है। अगर टॉर्क इक्विलिब्रियम में, यानी इक्विलिब्रियम में ये टॉर्क जो है जीरो है, टॉर्क जीरो है, यानी कि ये दोनों टॉर्क आपस में आवाज बैलेंस कर रहे कट होंगे। रहा था, किसी समझाए ना। ठीक है, जैसे हम बोल रहे हैं कि एक बॉक्स है, बॉक्स को अगर हम फोर्स लगा रहे हैं, तो फोर्स लगा रहे हैं, हम वेलोसिटी 0 माने हैं, चल नहीं रहा है, तो फोर्स लगा रहे हैं, तो यहाँ पे फोर्स है तो सेंटर ऑफ मास के अलोंग देखे तो ये हमको रोटेट करता हुआ दिखना चाहिए। अब रोटेट क्यों नहीं कर रहा है, इसका तो टॉर्क है, mg का तो कोई टॉर्क होगा नहीं। फ्रिक्शन हम फिलहाल, फ्रिक्शन जो भी लग रहा होगा, फ्रिक्शन को हम फिलहाल कंसिडर भी नहीं कर रहे, और लग भी रहा होगा तो इस डायरेक्शन में ऐसा लग रहा होगा वो भी और भी सपोर्ट कर रहा होगा रोटेशन का, हम फ्रिक्शन यहाँ पे कंसिडर नहीं करें। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो नॉर्मल है, जो हम लोग पहले सेंटर से पास करते थे, वो नॉर्मल आगे की तरफ शिफ्ट कर रहा है। क्यों, क्योंकि अगर हम इधर से उठाए हैं तो ये जो कंटेक्ट होगा छोटा होगा और कंटेक्ट आगे की तरफ, यानी कि इसका ज्यादा वेट आगे की तरफ बढ़ा होगा,
और नॉर्मल बोलते हैं इस केस में कि आगे की तरफ शिफ्ट करा होगा, यानी कि इधर की तरफ करते करते nx, और ये जब इक्विलिब्रियम होगा तो ये दोनों आपस में बैलेंस्ड हो, यानी इक्विलिब्रियम में हम बोल सकते हैं कि इक्विलिब्रियम के केस में टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास जो होगा 0 होगा, यानी कि टॉर्क ऑफ फोर्स जो होगा नॉर्मल के टॉर्क को बैलेंस करा होगा। ठीक है, तो ऐसे केसेस में हम लोग देखते हैं कि नॉर्मल जो होगा शिफ्ट करेगा, और यही नॉर्मल अगर शिफ्ट करते करते इस एज से आगे आ गया, कभी कंडीशन आएगा तो ये जो होगा टॉपल कर जाएगा, उलट जाएगा। ठीक है, तो इस चीज के बारे में हम लोग और इसमें डिटेल में बात करेंगे क्वेश्चन के साथ। तो नेक्स्ट क्लास में इस चीज को बात करेंगे, टॉपल का केस होगा, फिर इसको इंक्लाइंड पे रखेंगे तो क्या होगा। कार जो होता है, कार है हमारा, कार देखे हो कि टर्न, कार बहुत हैवी रहता है, टर्न करता है तो भी गिर जाता है, तो क्यों टॉप कर जाता है। और स्पीड कार जो होते हैं, रेसिंग कार होते हैं, वो चपटा क्यों होते हैं, तो सब चीजें यहाँ पे हम लोग थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में टॉपलिंग का डिस्कशन करेंगे और कुछ क्वेश्चंस करेंगे। नेक्स्ट क्लास जो होगा हमारा रोटेशन का लास्ट क्लास होगा। ठीक है, हेलो Yes, sir. हेलो, सर ठीक है, आज इतना ही रहने देते हैं। एंड कर रहे हैं। सर एक चीज पूछना था हाँ, सर, 11th का सिलेबस कब तक हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा? टारगेट तो यही रखे हैं कि नवंबर तक, लास्ट तक खत्म कर दें। सर केवीपीवाई से पहले तक ऑप्टिक्स कंप्लीट हो जाएगा? ऑप्टिक्स कब एग्जाम? केवीपी जनवरी में ना, 31 जनवरी को शायद। यस सर। हाँ, 12th का तो सोच रहे हैं 12th शुरू करेंगे तो पहले ऑप्टिक्स ही खत्म करेंगे। उसमें सिलेबस क्या क्या है? सर 6-7 क्वेश्चन रहता ही है ऑप्टिक्स का फिजिक्स में। अच्छा, मैकेनिक्स का ज़्यादा क्वेश्चन रहता नहीं है, मेनली फ्लूइड, ग्रेविटेशन, यही सब का रहता है क्वेश्चन। ठीक है, तो नेक्स्ट चैप्टर हम लोग फ्लूइड ही शुरू करेंगे। ठीक है, फ्लूइड के बाद खत्म हो जाएगा जनवरी तक। शुरू में इलेक्ट्रो नहीं शुरू करेंगे पहले, क्योंकि इलेक्ट्रो लंबा चलेगा और फिर इलेक्ट्रिसिटी तुम का लोग। एक ही 2 क्वेश्चन रहता है, ऑप्टिक्स का ज़्यादा क्वेश्चन रहता है। ठीक है, तो पहले ऑप्टिक्स ही खत्म कर लेंगे। ठीक है, और ऑप्टिक्स तो हो ही जाएगा, अगर नवंबर तक ये खत्म हुआ तो ऑप्टिक्स दिसंबर लगेगा, उससे ज्यादा ही हो जाएगा। तुम लोगों का बोर्ड के लिए कब से छुट्टी चाहिए? 10th वालों को? सर उन लोग को तो अभी तक ये भी नहीं पता है हाफ ईयरली कब होगा। ठीक है, तो लोग को भी देना पड़ेगा ना कुछ रिलैक्सेशन, क्योंकि उस समय फरवरी मान के चलो मार्च में होगा, बहुत देखते हैं। आगे तो खिंचाएगा सर इन लोग का रिपोर्ट। हाँ, देखते हैं उस समय तक जैसा होगा। रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है ना शायद, इधर तो रजिस्टर करा रहे हैं लोग बिहार बोर्ड में 10th क्लास का। ठीक है, एंड कर रहे हैं। हम लोग अभी